नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, हम होंगे कामयाब, यही कहना है डॉक्टर्स का, क्योंकि यूपी में पिछले 24 घंटे में 20,463 मामले सामने आए हैं और ये मामले ये दर्शा रहे हैं कि अब धीरे धीरे जिस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था, अब ठीक उसी तरीके से घट भी रहा है। इसकी एक वजह ये मानी जा रही है लॉकडाउन, और लोगों ने सावधानी बरतना शुरू कर दी है। तमाम अपील और तमाम प्रयासों के बाद देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की जो दर है वो पिछले कुछ दिनों से कम होती दिखाई दे रही है। जहां हम कल के आंकड़ों की बात करें तो 21,000 से ज्यादा केसेस सामने आए थे। उससे पहले के आंकड़ों की बात करें तो 23,000 से ज्यादा केसेस सामने आए थे। तो वहीं जब कोरोना अपनी पीक पर था, अप्रैल में जब कोरोना संक्रमण की अचानक से लहर देखने को मिली थी, तो 30,000 35,000 मामले सामने आ रहे थे और रोजाना ये मामले सामने आ रहे थे। लेकिन अब जब सरकार ने पूरी तरीके से सख्ती बरतनी शुरू की, तमाम प्रयास देखे जा रहे हैं, तो उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि हम होंगे कामयाब, क्योंकि अस्पतालों की भी संख्या बढ़ाई जा रही है, अस्थायी रूप से अस्पताल बनाए जा रहे हैं और जगह जगह जिलों में निरीक्षण करने के लिए टीम भी पहुंच रही है। 14 वरिष्ठ अधिकारियों की, चिकित्सा अधिकारियों की टीम भी बनाई गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की जो कार्य प्रणाली थी वो भी कल से शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने जिलों में, इलाकों में देखेंगे और परखेंगे कि कहां कहां पर ऑक्सीजन और बेड की कमी है, उसको समय रहते मुहैया कराया जाए। तो आंकड़ों की हम बात करें तो 24 घंटे में जहां 306 मरीजों की मौत हुई है, तो वहीं कुल संक्रमितों की संख्या 15,45,212 जा पहुंची है, जो अपने आप में काफी ज्यादा आंकड़ा है हालांकि। और अब तक मृतकों की संख्या 16,043 जा पहुंची है। तो आंकड़ों में जो गिरावट देखी जा रही है उसमें मौत के आंकड़ों में गिरावट नहीं देखी जा रही। फिलहाल बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है, कुछ अमूलचूल ही परिवर्तन है, लेकिन इससे ये समझना होगा कि अब सावधान हो जाइए। देखिए, आपकी ही सावधानी का ही नतीजा है कि इस तरीके से संक्रमण की जो दर है वो काफी हद तक गिरती हुई नजर आई है। ग्राफ अचानक से गिरना शुरू हुआ और ये आपके ही प्रयासों का नतीजा है। ये सरकार और आपके प्रयासों का नतीजा है कि ग्राफ अब कुछ हद तक कम हुआ है। लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो भी फिलहाल रोजाना डरा रहा है, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो सरकार के सामने हालांकि कई बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन समय रहते सभी को पूरा किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के टाइम पर कई लोगों के रोजगार भी छिन चुके हैं, रोजी रोटी छिन चुकी है। ऐसे में भोजनालय शुरू किए जा रहे हैं, कम्युनिटी किचन को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो कार्ड धारक हैं, जो लाभार्थी हैं, उन तक राशन पहुंचाया जाएगा और राशन वितरण की शुरुआत की जाएगी 20 मई से। इस बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच आपको एहतियात बरतनी है और अपनों का ख्याल रखना है। साथ ही साथ वैक्सीन, जैसा कि 18 से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन की छूट दे दी गई है, तो आप वैक्सीन भी लगवाना शुरू कर दीजिए। और देश भर में कोरोना का क्या है हाल, ये भी हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 3,48,000 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 4,205 लोगों की मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा हालांकि बढ़ रहा है, घट भी रहा है, लेकिन आंकड़ों में कुछ हद तक कमी देखी जा रही है। देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल ही अपील की है कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वैक्सीन की जो फॉर्मूले हैं वो और भी कंपनियों को दिए जाएं। और इसके लिए उन्होंने एक बेहतरीन उदाहरण दिया पीपीई किट का। पीपीई किट की जो कंपनियां हैं वो तेजी से बढ़ती चली गई और पीपीई किट की उत्पादकता बड़े पैमाने पर देश भर में की गई। एक वो भी वक्त था जब पीपीई किट की कमी देखी जा रही थी, लेकिन अब देखिए हर कहीं पर पीपीई किट मौजूद है। ऐसे में उन्होंने ये उदाहरण पेश करते हुए केंद्र सरकार से ये भी मांग की है कि वैक्सीन की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए और भी कंपनियों को फॉर्मूला दिया जाए, ताकि वैक्सीन बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो सके और हर वर्ग तक वैक्सीन पहुंच सके। साथ ही साथ 3 लाख जो वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा किया जा सके समय रहते, और इसी के चलते बढ़ते कोरोना संक्रमण में कमी दर्ज की जा सकेगी। तो वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की स्थिति पर हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। हमारे संवाददाता तमाम जिलों से हमारे साथ जुड़ते हैं रोजाना तमाम अपडेट के साथ,
और आपके जिलों का हाल बताते हैं कि वहां पर क्या है कोरोना का हाल और किस तरीके से डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है, किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है, प्रशासनिक अमला किस तरीके से काम कर रहा है, कोरोना गाइडलाइन का पालन किस तरीके से कराया जा रहा है। साथ ही साथ दूसरी बात यह भी कि कई लोग इस दरमियान भी बिना मास्क के देखे जा सकते हैं। तो हम आपसे यही अपील करेंगे, बिना मास्क के बिल्कुल भी ना घूमिए। और ये भी खबरें कई जगह से सामने आई है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर टेस्टिंग के लिए पहुंची तो वैक्सीन के खतरे से, यानी कि वैक्सीन को लेकर जो कई लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ही हमला करने की कोशिश की गई, अभद्रता की गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को वापस लौटना पड़ा। तो अगर हमारे जो ग्रामीण इलाके के जो दर्शक हैं वो अगर इस खबर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम आपसे यही अपील करेंगे कि वैक्सीन जरा भी खतरनाक नहीं है। इसको लेकर भ्रम की स्थिति बिल्कुल भी मन में ना रखें और वैक्सीनेशन से ज्यादा जुड़िए। और टेस्टिंग भी आपकी बेहतरी के लिए ही है। टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस टेस्टिंग की प्रक्रिया को WHO ने भी सराहा है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजकर टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाने का जो प्रयास किया है, उसको WHO की तरफ से सराहा किया है और ये कहा गया है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने का। यूपी सरकार की ये बेहतरीन कवायद है। तो देश भर में क्या है कोरोना का हाल, उत्तर प्रदेश में क्या है कोरोना का हाल, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार बता रहे हैं। देश में आज की कोरोना की स्थिति आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए। कुल एक्टिव केसेस की संख्या और कुल मौत, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कुल कोरोना केसेस, कुल एक्टिव केसेस 37,04,099 हैं कुल एक्टिव केसेस और कुल कोरोना केसेस हैं 2,33,40,938। तो वहीं डिस्चार्ज हो चुके लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तो वहीं कुल मौत 2 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। कुल डिस्चार्ज हुए लोग हैं 1,93,00,000 और वहीं कुल मौत का आंकड़ा है 2,54,197। तो आप समझिए आपके देश की क्या है इस समय स्थिति। हालांकि ग्राफ कुछ गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो अपनी पीक पर था 16 जनवरी से, जैसा कि वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और इसके बाद से लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी। लेकिन अप्रैल माह में जब कोरोना की दूसरी लहर अचानक से अपनी पीक पर पहुंचना शुरू हुई, उसके बाद सरकार ने तमाम कोशिशों, तमाम कवायद के बाद ये कर दिखाया है कि एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे और इस बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पा पाना मुश्किल नहीं होगा अगर सभी एक साथ मिलकर आगे आएं और कोरोना से जंग में सभी सहयोग दें। तो आम नागरिकों से भी यही अपील है, केंद्र सरकार की भी और तमाम राज्य सरकारों की भी, कि जो भी नियम लगाए जा रहे हैं, जो भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उनमें सहयोग दें। सिर्फ और सिर्फ आपसे सहयोग मांगा जा रहा है और आपकी मदद के लिए भी सरकार आगे आ रही है। जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक राशन और भोजन पहुंचाए जाने की पूरी कोशिश है उत्तर प्रदेश में। तो फिलहाल ये देखा जा रहा है कि तमाम कोशिशें की जा रही हैं और डॉक्टर्स भी तरह तरह के सुझाव दे रहे हैं, उनको भी आप अपनाइए। जैसा कि विटामिन सी का सेवन करने की बात कही जा रही है और आप अपने शरीर में विटामिन की कमी जरा भी ना होने दें। खान पान का खास तौर पर ख्याल रखें। जैसा कि डॉक्टर्स बार बार सुझाव दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए और साथ ही साथ विटामिन सी का सेवन करते रहिए, क्योंकि विटामिन सी इम्यूनिटी को, पावर को बढ़ाता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ऐसे में जितने भी विटामिन सी वाले पदार्थ हैं, चाहे वो विटामिन सी की गोलियां हों, आर्टिफिशियल तौर पर भी आप ले सकते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम का खतरा है, अगर आप नींबू नहीं ले सकते हैं या फिर संतरा या फिर मौसमी का सेवन नहीं कर सकते हैं, तो आप विटामिन सी की गोलियां भी ले सकते हैं, जो डॉक्टर्स आपको सुझाव दे सकते हैं। डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन के बाद आप तमाम विटामिन की गोलियां ले सकते हैं और खान पान की आपको बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है ऐसे मुश्किल दौर में, क्योंकि अगर आपने ज़रा भी कोताही बरती अपने खान पान के रवैये में, तो आपको
खतरा बढ़ सकता है। जो कमजोर शरीर होता है, जैसे कि बुजुर्ग का शरीर कमजोर होता है, तो उनमें कोरोना के लक्षण जल्दी पाए जा सकते हैं। ऐसे में आप समझिए कि अगर आप ठोस हैं, मजबूत हैं और अपने खान पान का ध्यान समय समय पर रख रहे हैं, तो आपको कोरोना का संक्रमण का खतरा उतना ही कम होगा। तो तमाम स्थितियों का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर तमाम हमारे साथ बने हुए हैं, जो तमाम अस्पतालों के पास भी मौजूद हैं। अधिकारियों से भी वार्तालाप उनकी जारी है और तमाम अपडेट हम आपके शहरों की आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि आप जागरूक रखिए और अपनी सेहत का ख्याल रखें। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नूर आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र भाटी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। फिलहाल लखनऊ से हमारे साथ जितेंद्र सिंह हैं। लखनऊ की फिलहाल स्थिति काफी पहले से बेहतर देखी जा रही है जितेंद्र, लेकिन कई बड़े सवाल इस वक्त जनता के बीच भी बने हुए हैं, जैसे कि मौतों के आंकड़े की हम बात सुबह से ही हम इस पर बात भी कर चुके हैं कि आखिर मौतों का आंकड़ा क्यों नहीं कम हो रहा है, क्या वजह मानी जाए आखिर इसकी? देखिए, लगातार राजधानी में संक्रमितों की संख्या जो 7,000 तक आंकड़ा पहुंचा है, वो आज आंकड़ा 1200 के आसपास पहुंच चुका है। 32 दिन बाद ये आंकड़ा कहीं न कहीं राहत देने वाला काम कर रहा है और लगातार राजधानी में जिस तरह से आंकड़े गिरे, ये आंकड़े लॉकडाउन और जनता की जागरूकता, सरकार के कामों की सराहना के ये अपने आप बता रहा है और अपने आप ये कह रहा है कि कहीं न कहीं इन सब कामों से ये संक्रमण की स्थिति राजधानी में गिरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम तरह की कोशिश कर रही है, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे अस्पतालों में बेड की कमी हो, चाहे तमाम चीजें जो औषधि से जुड़ी हो, उन सब के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सरकार का जो काम का नतीजा है, जो आज संक्रमण 32 दिन बाद 1200 का आंकड़ा पहुंचा है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर यही है कि अंजलि, लगातार तो जहाँ कोरोना संक्रमितों को ग्राफ गिर रहा है, उस बीच लोगों की मृत्यु ज्यादा हो रही है। इसकी वजह साफ नजर आ रही है और जो लोग एक बीमारी से ज्यादा कहीं ना कहीं ग्रसित है, उनके बाद उनको कोरोना हो जाता है, उनके लंग्स इन्फेक्शन हो जाते हैं और जो अन्य बीमारियां उनसे पहले से हैं, उनकी कहीं ना कहीं मृत्यु। जितेंद्र, क्या आपकी डॉक्टर से बातचीत हुई है? जितेंद्र, डॉक्टर से क्या आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि पहले भी कई तरीके के सुझाव दे चुके हैं डॉक्टर्स और इस दौरान भी कई तरीके के सुझाव भी दे रहे हैं और वजह भी बता रहे हैं। क्या वजह मानी जा रही डॉक्टर्स की टीम की तरफ से? देखिए, डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि जिनको कोरोना हो जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके लंग इन्फेक्शन हो जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनको अन्य बीमारी जैसे शुगर की, बीपी की या समा की जो प्रॉब्लम है, उनकी कहीं ना कहीं जो मृत्यु दर है वो लगातार इस वजह से गिर रही है। कोरोना संक्रमितों को काफी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में लोग हरा रहे हैं, राजधानी में भी हरा रहे हैं, लेकिन एक से ज्यादा बीमारी होने के कारण लोग काफी ग्रसित हो रहे हैं। उनको तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, चाहे वो बुजुर्गों को हो, चाहे वो 40 से 45 जो लोग हैं उनको हो, उनको अगर शुगर है, बीपी है, उनके लंग इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है रिकवर होना थोड़ा सा डॉक्टर का कहना है कि मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग इम्यूनिटी के चलते वो ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन उनको अगर दर के दर बीमारियां उनकी बढ़ती है तो स्थिति कहीं ना कहीं उनकी नाजुक बनी हुई है। साथ ही साथ जितेंद्र, एक बात और, सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है और इसको लेकर क्या देखा जा रहा है? क्या सेक्टर मजिस्ट्रेट अपना बेहतर तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अंजलि, बेहतरी का नतीजा है राजधानी में और जिस तरह से अब लोगों को जो स्वास्थ्य समस्या हुई थी, जब दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लोग अपनों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, दाह संस्कार जो केंद्र होते हैं वहां पर बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं दाह संस्कार किए जा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, लकड़ी के माध्यम से। लेकिन आज वो तस्वीरें राजधानी में कम देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं देखने को नहीं मिली, लेकिन कम देखने को मिल रही है। जहाँ फुटपाथ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाए तो वहां पर 40-40, 50-50 लाशें एक बार में जलाई जा रही और उसके बाद ये तस्वीर के आलम है कि आज कहीं ना कहीं वो आंकड़ा बहुत कम दिखाई नजर आ रहा है। कई राजधानी में कई जहाँ अंतिम संस्कार होता है, कई जगह ऐसी हैं। चलिए जितेंद्र, ये बिल्कुल ये राहत की बात है कि आंकड़ा पहले से कम देखा जा रहा है। जितेंद्र भाटी के पास आते हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद में हमने वो भी तस्वीरें देखी थी जब
एक ही इलाके के 200 परिवार कोरोना संक्रमित हुए थे। फिलहाल अब जब आंकड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, 20,463 ये आंकड़ा सामने है 24 घंटे में। गाजियाबाद में क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, बीते 24 घंटे में 817 नए मामले आए, जिनमें से 7 लोगों की मौत हुई है। 999 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन के जो यूं कहें कि जो हालात हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल में है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और जो लॉकडाउन है उसका फायदा यह हुआ है कि लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो कम हुई है। लगातार टेस्टिंग की जा रही है। कई जगह है जहाँ पे कोविड-19 का टेस्ट किया जा रहा है और जो प्राइवेट लैब है वहां पर भी पूरी तरीके से टेस्ट किया जा रहा है। बावजूद इसके लगातार जो कोरोना संक्रमित हैं उनकी संख्या कम हुई है, लेकिन जो लोग अभी अस्पताल में हैं उनकी हालत काफी खराब बनी हुई है। जैसा कि मेरे दोस्त, मेरे साथी बता रहे थे, जितेंद्र, कि जिनको पहले से ही कई अन्य बीमारियां हैं, शुगर, थायराइड और बीपी वगैरह, उनके लिए क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है क्योंकि उनको लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद उनकी हालत बहुत ज्यादा चिंताजनक बन जाती है। इतना नहीं, कई ऐसे मामले देखने को मिले जिला गाजियाबाद में भी, जिनको पहले से संक्रमण था और उसकी वजह से उनको लगातार इस संक्रमण, जो कि चेस्ट का संक्रमण, लंग्स का जो संक्रमण होता है वो बढ़ गया और उसकी वजह से उनकी जान पर बनाई। इतना ही नहीं, मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़े। अब फिलहाल जिस तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे थे और अस्पतालों में से बेड नहीं मिल पा रहे थे, उसकी व्यवस्था प्रशासन ने की हुई है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है उसमें देखने को मिला है कि कई लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। उन लोगों को भी कड़ाई से निपटा जा रहा है, कोतवाली में उनको बिठाया जा रहा है। न सिर्फ उनको दंडित किया जा रहा है बल्कि उनको ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस बार उनको छोड़ा गया और दूसरी बार अगर वो इस तरीके से मिलते हैं तो उनको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अंजलि, जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है, जाहिर तौर पर आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आंकड़े कम हुए हैं। हालांकि ये 24 घंटे जो बीते हैं इसमें 817 नए मामले हैं। इससे पहले जो मामले थे वो 532 थे, उससे पहले भी 500 के करीब मामले थे। अब जिस तरीके के हालात गाजियाबाद में देखने को मिल रहे हैं कि लोगों में जिस तरीके के त्राहिमाम के हालात थे वो कंट्रोल में किए गए हैं, कुछ हालात कंट्रोल में है। फिलहाल प्रशासन को और तेजी लानी होगी। जिन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाए। एम्बुलेंस की जो जिस तरीके के पैसे की मांग की जा रही थी एम्बुलेंस कर्मियों के द्वारा, एम्बुलेंस के मालिकों के द्वारा, उनमें कहीं ना कहीं रोक लगाने की बात कही गई है, जो कि डीएम अजय शंकर पांडे, उन्होंने एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस में साफ तौर पर जो एम्बुलेंस कर्मी अगर उल्टा सीधा पैसा लेता है तो उसको दंडित किया जाएगा, उसका कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो अजय शंकर पांडे डीएम है, उन्होंने जो नियम तय किए हैं, रेट लिस्ट तय की है, उसके आधार पर ही अब जो एम्बुलेंस कर्मी है वो पैसे ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर हालात सामान्य बने हुए हैं। हालांकि अब तेजी और लानी होगी। जिस तरीके के हालात पिछले बने हुए थे उनको कंट्रोल में लाने के लिए कि अब वैसे हालात न बने। हालांकि जिस तरीके का लॉकडाउन है उससे जाहिर तौर पर कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी देखने को मिली है। जी अंजलि। नूर आलम, अम्बेडकर नगर की अपडेट कोरोना से जुड़ी क्या कहानी बयां करिए फिलहाल? देखिए अंजलि, जिस तरीके से अंबेडकर नगर में कोरोना के हाल हाय तौबा मची हुई थी और लोग भारी संख्या में संक्रमित होकर के हॉस्पिटल हो गए, कुछ घर में घोर क्वारंटीन हुए थे, काफी लोगों की मौत भी हो चुकी थी। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने इसको संभाला है ये काबिले तारीफ होगी। हम आपको बता दें कि अंबेडकर नगर में सिर्फ महज ही ऑक्सीजन प्लांट था जिसको लेकर के भारी पैनिक हुआ करती थी, तो प्रशासन ने उसको अपने कब्जे में लेकर के अब जो नए आदेश आए हैं उसमें जो बीमार है उन्हीं को टोकन ही अवेलेबल कराया जा रहा है और उनको ऑक्सीजन आसानी से दी जा रही है। बात आंकड़ों की जाए तो लगातार जिस तरीके से आंकड़े अंबेडकर नगर में बढ़े हैं, लोगों की मरने की संख्या बढ़ी है, अब उसमें 2 दिन से काफी गिरावट देखी जा रही है। एक बात अंजलि और बताना चाहूंगा कि शहरी क्षेत्रों में आंकड़े तो बहुत कम हुए, लेकिन कहीं ना कहीं देहात क्षेत्र को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि देहात क्षेत्र में कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं। तो अब शासन जिस तरीके से काम कर रहा है और आंकड़े घट रहे हैं, प्रशासन हर चीज में पैनी नजर रखी हुई है। कहीं ना कहीं जो एम्बुलेंस अपने तरीके से मनमानी पैसा वसूला करते थे उन पे भी लगाम लगाने की कोशिश किया और रेट डिसाइड किए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से सरकार अपना काम कर रही है, इससे लगता है कि कोरोना का जंग हम जरूर जीतेंगे। जी अंजलि। बिल्कुल, जैसा कि नूर आलम आपने एक अहम बात रखी है यहाँ पर कि एम्बुलेंस जो है अपनी मनमानी रवैये अपना रही थी और मनमानी पैसे भी वसूले जा रहे थे। अब जैसे कि आपने ग्रामीण इलाकों की भी बात कही है, तो एम्बुलेंस से अगर इसे जोड़कर देखा जाए, क्या एम्बुलेंस की जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण इलाकों में पहुंच पा रही हैं?
अंजलि, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो गाइडलाइन है, ये कहीं ना कहीं देहातों में फॉलो नहीं की गई। कहीं ना कहीं कुछ टेस्टिंग में कमी आ रही है, वहां पे जागरूकता की कमी है। लोग जो जानते नहीं थे कोरोना के बारे में, ये आश्वस्त रहते थे कि गांव में कोरोना नहीं हो सकता था, लेकिन अब कोरोना गांव में हावी हो गया। कहीं ना कहीं प्रशासन अब गांव की तरफ रुख किया हुआ है, तो वहां गांव में लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, वहां कोरोना के बारे में बताना होगा। वो जो सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे तभी हम इस कोरोना का जीत पाएंगे। और रही एम्बुलेंस की बात, तो जिस तरीके से जिनको बाहर ले जाना पड़ता है, अंजलि मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि लगभग 25% लोग ही हॉस्पिटल में भर्ती, लगभग 75% संक्रमित लोग घरों में आइसोलेट है। उनको भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है, क्योंकि उनकी टूटती सांसें हैं जो उनको बचाई जा सके, तो प्रशासन अपना काम कर रहा है। अंजलि, जितेंद्र, लखनऊ से जो हमारे साथ जितेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, उनके पास आते हूं। जितेंद्र, जैसा कि जो कंटेनमेंट एरिया है वहां पर दवाइयों की होम डिलीवरी और खाने पीने की वस्तुओं की होम डिलीवरी की बात कही गई थी, ऐसे में क्या दवाइयों की होम डिलीवरी हो पा रही है? और साथ ही साथ जो मेडिकल किट उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई थी, क्या मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद गांव तक टेस्टिंग शुरू हुई थी अंजलि, और गांव टेस्टिंग हो रही है, लगातार टेस्टिंग हो रही है। जो अधिकारी लखनऊ की जो प्राइमरी क्षेत्र हैं जहां पर जो लापरवाही की जा रही है, उन्होंने प्रभारियों से शासन ने तलब किया और रिपोर्ट मांगी कि आखिरकार लापरवाही क्यों हो रही, क्यों टेस्टिंग की स्पीड धीमी पड़ रही है। सरकार जवाबदेही तय कर रही है, प्रभारियों से पूछ रही है कि आखिरकार क्यों किया जा रहा है। तो साफ तौर से शासन सच है। और बात की जाए तो कंटेनमेंट जोन हो जहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर किट पहुंच रही है, निजी संस्थाओं द्वारा भी पहुंच रही है, और स्वास्थ्य विभाग भी पहुंचा रही है, जिलाधिकारी भी निरीक्षण कर रहा है। कोशिश की जा रही है कि तब तक कहीं ना कहीं जितने लोग संक्रमित है उन तक मेडिकल किट पहुंच जाए, भोजन की व्यवस्था हो जाए। भोजन की व्यवस्था का भी ध्यान रखा जा रहा है, और भोजन की व्यवस्था और दवाइयों का ध्यान रखते हुए लगातार जिला प्रशासन लखनऊ का वो तक है, प्रभारी जा रहे हैं गाँव तक, और तलब भी किए गए। जितने भी सीएसपी सीएससी ग्रामीण क्षेत्रों में उन अधिकारी, जो प्रभारी अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है टेस्टिंग की, उन सबसे जिम्मेदारी की बात की जा रही है, उनसे जवाब भी मांगा जा रहा है कि आखिरकार टेस्टिंग की स्पीड धीमी क्यों पड़ रही है, और वैक्सीन नहीं है तो क्यों वैक्सीन नहीं बता रहे कि आपको जो है क्षेत्रों में या सीएससी पेशी वैक्सीन नहीं है। तो सरकार बहुत सख्त है, और जो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण हो रहा है जी, उस पर भी सरकार काफी सजग है, और कोशिश की जा रही है कि उन संक्रमण को समेट लिया जाए, उन पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। बिल्कुल। जितेंद्र भाटी, आगे रास्ते क्या निकाले जाएंगे? क्योंकि देखिए अभी तमाम कोशिशें जारी हैं, चाहे वो जरूरतमंदों की मदद करना हो, राशन पहुंचाना हो, उसके लिए भी तारीख तय कर ली गई है। 20 मई से राशन वितरण की भी शुरुआत हो जाएगी, चाहे वो स्वरोजगार से जोड़ना हो महिलाओं को, ऐसे तमाम प्रयास जारी हैं युद्ध स्तर पर। दूसरी तरफ कोरोना से भी जंग जारी है। इसके आगे और क्या क्या योजनाएं देखी जा रही हैं सरकार की ओर से? देखिए, सरकार की तरफ से जिस तरीके की बात कही गई है उससे जाहिर तौर पर ये एक अच्छी पहल है। जो गरीब लोग हैं, जो अपना लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो लोग रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनके लिए खासा परेशानी का सबब बन गया लॉकडाउन, और उनके लिए भोजन वितरण का कार्य बड़ी तेजी से किया गया है। गाजियाबाद में जगह जगह पर लंगर व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, और जो कि साहिबाद इलाका है, साहिबाद के विधायक हैं सुनील शर्मा, उनकी तरफ से भी लगातार एक किचन बनाया गया है, वहां पर भोजन वितरण का कार्य किया जाएगा। और जिस तरीके से लोग अभी इस वक्त इस चीज से परेशान है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा, खासतौर से वो लोग जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, मजदूर जो यूं कह रहे हैं मकान बदलवाने का काम करते हैं, पेंट पुताई का काम करते हैं, या तमाम वो काम करते हैं जो सुबह कमाना और शाम को खाना, उनके लिए खासा परेशानी का सबब बना है लॉकडाउन। लेकिन उन्हीं के लिए क्या व्यवस्था की जाए, वो पूरी तरीके से प्रशासन ने अभी तैयारी की है। रणनीति ये तैयार की गई है कि कई किचन बनेंगे जहां पर उनको भोजन वितरण का काम किया जाएगा। और क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए अभी रोजगार की तो कोई स्थिति ऐसी है नहीं, लेकिन आने वाले समय में जो लोग अभी बेरोजगार हुए हैं, प्रशासन और शासन की तरफ से कुछ ऐसे लोग हैं, गरीब लोग, उनको खास तौर से रोजगार दिया जाएगा जो दिहाड़ी बेस पे होगा, जिससे कि उनका भरण पोषण आने वाले समय में सही चल पाए। और यही तैयारियां की गई है गाजियाबाद में, और खासतौर से जो गाजियाबाद के
साहिबाबाद इलाके के जो विधायक है उनको खासतौर से देखा जा सकता है कई लोगों की मदद करते हुए, भोजन वितरण करते हुए और सूखा जो भोजन है उनको घर तक पहुंचाते हुए। तो कुल मिलाकर कुछ लोग हैं जो कि सामने आ रहे हैं लगातार, और जो लोग ये कहा करते थे कि अभी कोरोना काल के दौरान हमें मदद करनी चाहिए, हालांकि सोशल मीडिया के जरिए वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग मदद के लिए आगे आए हैं वो बिल्कुल भगवान का रूप लेकर लोगों की मदद कर रहे हैं। और ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर कुछ हद तक हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जानकारी आप लोगों के जरिए ही हम तक पहुंच पा रही है और दर्शकों तक पहुंच पा रही है। बात करते हैं इस वक्त बड़ी खबर की। यूपी सरकार ने बच्चों के लिए आईसीयू बेड्स बनाने के निर्देश दे दिए हैं। 10 और मेडिकल कॉलेज में 25 पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार करने के आदेश दिए गए हैं और हर मंडल मुख्यालय पर दोनों मिलाकर 100 पीआईसीयू बेड्स बनेंगे। तो बच्चों के डॉक्टर्स को वर्चुअल ट्रेनिंग देने का भी आदेश दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस बार तैयारी शुरू कर दी गई है पहले से ही। एक्सपर्ट्स के मुताबिक संभावित तीसरी कोविड वेव बच्चों के लिए घातक है और इसको देखते हुए यूपी सरकार ने बच्चों के लिए आईसीयू बेड्स बनाने के निर्देश पहले से ही दे दिए हैं। 10 और मेडिकल कॉलेज में 25 पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। तो हर मंडल मुख्यालय पर दोनों मिलाकर 100 पीआईसीयू बेड्स बनेंगे। तो बच्चों के डॉक्टर्स को वर्चुअल ट्रेनिंग भी इसके लिए दी गई है और दिए जाने के आदेश भी दिए गए हैं। और कोरोना की जैसे कि तीसरी लहर की आशंका पहले से ही हर कोई जता रहा है, तो इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने बच्चों के लिए आईसीयू बेड्स तैयार करने के निर्देश पहले से ही दे दिए हैं, ताकि अगर बच्चों तक ये तीसरी लहर पहुंचती भी है, वैसे तो हर युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ने ना पाए, लेकिन अगर तीसरी वेव आती है तो उससे निपटने के लिए पहले से ही तैयारी शुरू की जा रही है, क्योंकि तीसरी वेव में खतरा जताया जा रहा है बच्चों पर। बच्चे इसकी जद में आ सकते हैं। इसको देखते हुए यूपी सरकार ने बच्चों के लिए पहले से ही आईसीयू बेड्स तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं और 10 और मेडिकल कॉलेज में 25 पीआईसीयू तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो कुल मिलाकर हर मंडल मुख्यालय पर दोनों मिलाकर 100 पीआईसीयू तैयार किए जाएंगे। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स के मुताबिक संभावित तीसरी कोविड वेव बच्चों के लिए जैसा कि घातक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है कि पहले से ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर तैयारी सुनिश्चित कर ले, क्योंकि जो तीसरी वेव आएगी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है और बच्चों के लिए जानलेवा सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इस बार जो दूसरी वेव आई वो हर किसी के लिए जानलेवा साबित हो रही है। क्या बूढ़े, क्या युवा, हर किसी को अपनी जद में ले रही है और कई लोग कोरोना संक्रमण के चलते इस बार अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये जो तीसरी वेव आने वाली है, इसका जो खतरा पहले से ही मंडरा रहा है, ये बच्चों के लिए जानलेवा ना साबित हो, इसको देखते हुए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। तो हर मंडल मुख्यालय पर 100 पीआईसीयू बेड्स बनाए जाएंगे। बच्चों के डॉक्टर्स को भी वर्चुअल ट्रेनिंग दी जाएगी और कोरोना की जो तीसरी लहर है उसकी आशंका को देखते हुए ये तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई है। तो आईसीयू बेड्स बनाने के निर्देश यूपी सरकार की ओर से दे दिए गए हैं, जो बच्चों के लिए होंगे। 10 और मेडिकल कॉलेज में 25 पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार किए जाएंगे। इसके लिए आदेश दे दिए गए हैं। ये सुनिश्चित करना होगा और जल्द से जल्द तमाम तैयारियों को पहले से ही पूरा करना होगा, पुख्ता करना होगा, क्योंकि दूसरी लहर के लिए जैसा कि कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन हर गलती से ही सीख मिलती है, यही यहाँ पर कहा जा सकता है। और जिलेवार ये आंकड़ा भी हम आपको बता रहे हैं। तमाम जिलों से ये आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर, लखनऊ में जहां बेहद कम आंकड़े इस बार देखे जा रहे हैं, बीते कुछ दिनों से आंकड़ों में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ये आंकड़ा, 24 घंटे का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। तो लखनऊ में जहां 1154 कोविड मरीज सामने आए हैं, यानी कि 1200 से भी आंकड़ा ये इस बार कम देखा जा रहा है। और बरेली में 580 कोविड मरीज आए हैं, अलीगढ़ में 187 कोविड मरीज सामने आए हैं, तो वहीं गोंडा में 228 कोविड मरीज सामने आए हैं और हरदोई में 103 कोविड मरीज सामने आए हैं। तो ये आंकड़ा जिलेवार हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक एक कर। तो जहां 5 जिलों में खास तौर पर संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा देखा जा रहा था, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर
और गोरखपुर। तो ये 5 जिले ऐसे थे जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा बना हुआ था और इन्हीं संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए कोर्ट ने भी चिंता जताई थी, नाराजगी भी जाहिर की थी। जब राज्य सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन लगाना शुरू किया, इस पर भी चिंता जताई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि ये जो 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन है ये नाकाफी है और ये बिल्कुल निरर्थक है। इसके बाद लॉकडाउन की जो समय अवधि है वो धीरे धीरे बढ़ाई गई और इसी का ये नतीजा देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये नतीजा कि आंकड़ों में काफी ज्यादा गिरावट पहले से दर्ज की जा चुकी है। तो जो आंकड़ा अपनी पीक पर पहुंच रहा था वो अब काफी हद तक गिरता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है और तमाम कोशिश, तमाम प्रयास देखे जा सकते हैं। जैसा कि परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई हैं और स्थगित कर दिया, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है और साथ ही साथ तमाम विश्वविद्यालयों को भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है और अगले आदेश तक ये विश्वविद्यालय बंद रहेंगे 20 मई तक और इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा सरकार की ओर से। इसके अलावा सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और लॉकडाउन को लगातार बढ़ाया जा रहा है जो 17 मई तक जारी है। 17 मई सुबह 7 बजे तक यूपी में लॉकडाउन जारी है। इसके साथ ही साथ दिल्ली में भी 1 हफ्ते का लॉकडाउन अभी हाल ही में बढ़ाया गया था। दोनों राज्यों में एक साथ लॉकडाउन बढ़ाया गया था। तो तमाम स्थितियों को देखते हुए ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। तो बता दें कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कई परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जैसे कि टीटी की परीक्षा, टीटी 2020 की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से भी तमाम फैसले बड़े लिए जा रहे हैं। तो जांच का भी दायरा बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में अब तक करीब 4,04,04,184 लोगों की कोविड जांच की गई है। जांच का दायरा देखिए कितना ज्यादा बढ़ा दिया गया है और इसमें 15,45,212 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं हर जिले में जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी 20 मई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। विश्वविद्यालय खोलने का भी 20 मई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा क्योंकि बच्चों तक और जो टीनेजर्स हैं उन तक कोरोना संक्रमण ना पहुंचे, इसको लेकर अब बहुत ही ज्यादा एहतियात बरती जा रही है। तो जरा सा भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है सरकार। इसके चलते ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जो हम आप तक तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो जैसा कि लॉकडाउन के समय में किराना की दुकान खुली हुई है और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है और बेवजह लोगों को घरों से निकलने से रोका जा रहा है, तो तमाम ये प्रयास जारी हैं। तो बीते 1 हफ्ते में देखा गया कि 60,000 से ज्यादा केसेस में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये आपकी सावधानी का ही नतीजा है। हालांकि जो ग्रामीण इलाके हैं, हमारे जैसा कि संवाददाता भी लगातार ये बात पहुंचा रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में लापरवाही अभी भी बरती जा रही है। लोगों को रोकने की, समझाने की जरूरत है क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जनता इतनी ज्यादा जागरूक नहीं है। भ्रम की स्थिति बनी हुई है। एक तो वैक्सीन को लेकर अगर टेस्टिंग के लिए भी कोई आ रहा है तो लोगों में घबराहट हो रही है। तो आपको ये एक बार फिर से समझाने की हम कोशिश करेंगे और अगर आप ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं तो अपने परिजनों को समझाइए कि इस तरीके से वैक्सीन को लेकर भ्रमित ना हो। वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो अपने खान पान का भी पूरी तरीके से आप ख्याल रखिए। बार बार एक्सपर्ट्स और हमारे डॉक्टर्स ये सुझाव दे रहे हैं कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है। तली भुनी चीज़ों से आप बचते रहिए। बाहर का खाने से आप जितना हो सके उतना बचते रहिए और विटामिन्स, मिनरल्स आपको कमी नहीं होनी चाहिए, उनका भी खास ख्याल रखिए। जिन खाद्य पदार्थों में विटामिन सी ज़्यादा भरपूर मात्रा में है उनका सेवन करते रहिए और साथ ही साथ
पानी की मात्रा को कम मत होने दीजिए, पानी समय समय पीते रहिए और गर्म पानी का ही सेवन करिए, गुनगुने पानी का ही सेवन करिए, ठंडे पानी से बचिए, ठंडी जगह पर रहने से बचिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ठंडे वातावरण में कोरोना वायरस को अपना अनुकूल वातावरण मिल जाता है, यानी कि संक्रमण की जो चेन है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि कोरोना सेल्स एक से दूसरे में जुड़कर म्यूटेशन करती हैं। म्यूटेशन के बाद हमारे शरीर में सेल्स की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और जब सेल्स की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो ऐसे में जान बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो लोग वैक्सीन ले लेते हैं उनमें म्यूटेशन की स्थिति कम होती है, यानी कि जो कोरोना वायरस से वो अपनी सेल्स को ज्यादा नहीं बढ़ा पाता है। वैक्सीन पूरी तरीके से बचाव करती है। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय खान प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था प्रयागराज में स्थिति कुछ बेहतर नहीं थी, लेकिन अब फिलहाल आंकड़े क्या स्थिति दर्शा रहे हैं? क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े सामने आए हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ग्राफ पहले से काफी हद तक गिर चुका है कोरोना का। जी बिल्कुल अंजलि जी, बताना चाहें जिस तरीके से प्रयागराज की स्थिति बिल्कुल राज्यों की बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई थी, ऐसे में प्रयागराज का जो ग्राफ है 23 अप्रैल के बाद से लगातार घटता हुआ नजर आया है। जो 2500 के आंकड़े जाते थे प्रतिदिन 24 घंटे के आंकड़े में संक्रमित मरीजों के, इसमें काफी कमियां देखने को मिली। अगर 24 घंटे के नए ताजे आंकड़ों की बात करें तो 202 मरीज मिले हैं। मौतों के जो आंकड़ा है बढ़ चुका था काफी, इसमें भी केवल 6 मौतें हुई है। तो ऐसे में प्रयागराज की जो स्थितियां हैं काफी काबू में है और प्रयागराज में संक्रमण कम होगा, यहाँ की स्थितियां काबू। लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर से ये देख रहे हैं, प्राइमरी तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है 17 मई तक। ये स्थितियां गंभीर हुई, सही हो गई, उसके बाद यहाँ पर लापरवाही किस तरीके से बढ़ती जा रही है आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। कि वो प्राइमरी में तस्वीरें दिखा रहा है कि लगातार लोगों का आगमन जो है वो नहीं रुक रहा। ऐसे में लॉकडाउन का पालन जन्म से भी दिखाई दे रहा है कि लॉकडाउन का पालन कराया जाए प्रयागराज में। तो ये चीजें जो ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैलने का डर है कि इनको जो मेडिकल की टीमें घूम रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो तो घूम रही है, मेडिकल किट प्रोवाइड कर रही है, लोगों की जांच कर रही है। लेकिन यहाँ पे आप लगातार देख रहे हैं, जितनी देर से प्राइमरी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ हाईवे नेशनल हाईवे 30 पे हम खड़े हैं और यहाँ पर लगातार लोगों का आगमन जारी है। तो त्योहार का भी माहौल है, ईद 2 दिन बाद ईद आनी है। ऐसे में मार्केटों में भी चहल पहल देखने को मिल रही है। अगर दुकानें बंद है तो आधा शटर उठा करके दुकानों के अंदर कस्टमर को अंदर कर लिया जा रहा है, इसके बाद सामान दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो स्थितियां है अंजलि जी, एक चिंताजनक स्थिति है। जो ग्रामीण क्षेत्र में डर है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके टंका दिखाई दे तो वहाँ पे आंकड़े बढ़ी गए, वहाँ पे जांच किए जाए। तो ऐसे में ये चिंताजनक स्थिति प्रशासन की यहाँ पे ये लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। इधर मेरे कितनी बड़ी आप देख रहे हैं तस्वीरें में साफ तौर से दिख रहे हैं कि मेरी फोटोग्राफी हुई है यहाँ पर। यानी कि संजय, जो आप तस्वीरें लगातार बयां कर रहे हैं उससे ये समझा जा सकता है कि लोग लापरवाही अभी भी बरत रहे हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण पर अगर कंट्रोल पाए जाने की हम बात करें तो फिलहाल अपडेट क्या है? क्या कंट्रोल अभी तक पाया गया है या फिर अभी भी कमी देखी जा रही है प्रयागराज में? जी, प्रयागराज में कोरोना संकट पर काफी कमी पाई गई, काफी कंट्रोल हुआ है। यहाँ के हालात बहुत ही अच्छे हो चुके हैं, क्योंकि जो अदर जिले हैं अदर जनपदों के बढ़िया यहाँ के हालात हो चुके हैं। क्योंकि जब 25 से 2300 मरीज मिलते थे, आज 200 के करीब हो चुके हैं। तो लॉकडाउन का असर तो दिखा, लेकिन वहीं पर लापरवाहियां भी देखने को मिलनी शुरू हो गई। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जिस तरीके से हमें मुस्तैदी के साथ यहाँ पर फायदा मिला, प्रयागराज में संक्रमण में कमी आई, तो प्रशासन को चाहिए कि इसे हालात को सही से लागू करे और सही से रहते हुए तभी हम संक्रमण को और तेजी से पानी पा सकते हैं। नहीं तो तीसरी वहां रहने के बाद और भी स्थिति गंभीर हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि संजय आप जो हालात और तस्वीरें बयां कर रहे हैं उससे ये समझा जा सकता है कि लोग अभी भी काफी हद तक नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण है। ऐसे में खुद उन्होंने सावधानी बरतनी है, सहयोग की अपील बार बार देखिए की जा रही है। आगरा में क्या हालात बिल्कुल बयां हो रहे हैं, क्योंकि बाजारों से अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही थी मानवेंद्र, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी। लेकिन अभी फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं? आज की अपडेट क्या कुछ? आपको बता दें अंदर बात की है लॉकडाउन के बाद काफी पड़ती है। लॉकडाउन के बाद लगभग 4 दिनों से ज्यादा की वो कम हुआ है, जहाँ पर अच्छे 200-250 मीटर है, कई बार हमारे 200 से भी नीचे है।
तो बिल्कुल माना जाएगा कि जो रणनीति अपना लॉकडाउन लगा सकते हैं काफी हद तक हम लोगों की कामयाब हुई है। लेकिन इसके काफी व्यक्ति तौर पर देखने में सामने आई है कि जो प्रशासनिक लापरवाही है, जो पुलिस की लापरवाही कहा जाता है, तो चौराहों पर पुलिस गश्त करती नजर आ रही है, लड़ाई करती नजर आ रही है। लेकिन अगर शहर भर की बात की जाए, बस्ती मामलों की बात की जाए, तो लोग झुंड बनाकर घूम रहे हैं, सबको फिर पूरे दिन घूमते हुए नजर आते हैं और खिलाफ कार्रवाई होती है। ऐसे में देखा तो पुलिस प्रशासन के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए ठीक तक आया मुस्लिम इलाकों में जो माहौल होता है वहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग तैयारी कर रहे होते का पालन हो रहा है और नारी लोग बात आप लोग नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों से चेतावनी हो सकते हैं, बात और देखने वाली ये है कि अभी तक ये था कि तमाम राज्यों से आने जाने वाले लोग अपना आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर दिखाएंगे, लेकिन ये सूचित किया गया है सूचना विभाग की ओर से कि अब ये जरूरी नहीं होगा। आरटीपीसीआर टेस्ट अगर दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। आपको बता दें जिस तरीके से आगरा जैसा करते हैं वहाँ पे चुनाव लगती है, कई प्रदेशों से लोग जो आते हैं बाइक से आते हैं अपना सामना करते हैं, चंद्रों में चलने का सबसे ज्यादा है। तो जिस तरीके से आगे चुनाव लगाए गए अगर देखा जाए तो पहले सावधानी नहीं बरती जो आता है उसको चेक किया जाएगा तो, लेकिन लगातार जो कब्जे में आने वाले भारत था उसके कारण सबसे बड़ा कहता है कि भारत के आने वाले जो लोग थे इनकी वजह से सबसे ज्यादा वातावरण करा होता है। सबके बाद बताते हैं जिस तरीके से लॉकडाउन का जो फैसला किया गया वो फैसला बहुत उचित जा रहा है। सबके बाद रोक लग रही है, इसकी सबसे बड़ी जवाब दे रहे हैं हॉस्पिटलों का खाली बेड। हालांकि जो अभी की आइसोलेशन बेड की जो संख्या है वो काफी खाली है, जो एंटी जिनको ऑक्सीजन में जरूरत है वहाँ पर बेड कम है, बेड की संख्या जो है वो काफी फुल है, इस तरह से वहाँ पर संख्या काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद आइसोलेशन बेड की संख्या काफी खाली है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो संख्या है तो गति में लगातार हो रही मौतों की काफी कमी आई है, जैसे कि 50 लाख टोकन लगाकर उसका कंटिन्यू गिरफ्तार किए जाते उस व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में हालात अभी भी बच्चे चले जा रहे हैं, वहाँ पर टेस्टिंग कम होती है और अगर बात की जाए गाँव में बच्चों की तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ लोग अपने जो सरकार के लिए प्रचार कर रहे हैं तो वो संख्या कोई दिन नहीं जा रही है, लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो गाँवों का हाल काफी बना है। बिल्कुल संजय, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी लगातार सुझाव पेश कर रहा है यूपी सरकार के सामने और तमाम ये एहतियात बरतने की भी बात कही जा रही है। ऐसे में यूपी सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती हो, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारियों की टीम का गठन हो, मॉनिटरिंग की बात हो। तो किस तरीके से अब आगे काम किया जा रहा है, योजनाएं क्या तैयार की जा रही हैं, क्या मॉनिटरिंग ठीक तरीके से की जा रही है? बिल्कुल अंजलि जी, जिस तरीके से हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार सुझाव दे रहे, लगातार सबका निर्देश भी देते रहे, उस पर सूबे के मुखिया सीएम नीति आदित्यनाथ लगातार 3 के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और लोगों को सुझाव दे रहे, सभी अधिकारियों को सुझाव दे रहे हैं। यहाँ पे जिला प्रशासन जो है वो भी लगातार उसका अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही है, इनको भी टाइप कर रहे कि लगातार नोडल अधिकारी वो समीक्षा किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग का जायजा करे और हम बताते कि अस्पताल में जो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है वहीं पर आज और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा 65 वेंटिलेटर का उद्घाटन किया जाना है, वेंटिलेटर दान किया गया है। तो वहाँ पर जो स्वास्थ्य की सुविधाएं है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी 100 मॉनिटरिंग मशीन का यहाँ पर आया था, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को बिल्कुल, जैसे कि संजय आपने ये अहम बात कही है, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसे कि आज प्रयागराज में वेंटिलेटर्स की बड़ी सौगात देने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है इससे जुड़ी हुई? जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आज वो लगभग 11 बजे वो वेंटिलेटर का उद्घाटन कर चुके हैं। इसके बाद वो सर्किट हाउस में जो भी 35 पदाधिकारी है, जो भी अधिकारी उनके साथ वो मीटिंग करेंगे, अहम मीटिंग समीक्षा बैठक करेंगे। उसमें कुछ ऐसी बातें निकल के जरूर सामने आएगी जो प्रयागराज के हालात सुधार आए हैं, इसमें भी कुछ अधिकारियों को सुझाव दे सकते हैं कि और इसके साथ प्रयागराज के हालात सुधरे, ऐसी लापरवाहियां न बरती जाए, क्योंकि मेडिकल जो स्वास्थ्य विभाग है ये भी सजग है, जागरूक है, लेकिन कुछ लापरवाहियां जो है सामने देखने को मिल रही। तो ऐसे में प्रशासन को एक बार फिर से सुझाव मिल सकते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम है और उनके साथ सभी अधिकारियों की बैठक होगी, तो कहीं न कहीं ये सुझाव कुछ अहम मुद्दे निकलकर जरूर सामने आएंगे जी। बिल्कुल, ये तमाम अपडेट। संजय, आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि माइक को अपना थोड़ा सा या तो आप दूर रखिए, क्योंकि आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है दर्शकों तक।
तो जिस तरीके से ये प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है, तमाम जिलों के आपको अपडेट भी हम बता रहे हैं, क्योंकि ये अपडेट आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है, दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग समझ सके कि उनके जिलों में फिलहाल क्या स्थिति चल रही है। मानवेंद्र, हम बात लगातार ये भी कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रयास जारी है। उसमें एक बात और, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैदियों की रिहाई के लिए भी मंजूरी दी है ताकि कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है अब कैदियों तक ना जाए, क्योंकि जो गंभीर मामलों में बंद है कैदी, उन तक अगर कोरोना संक्रमण बढ़ गया तो बहुत ही खतरे वाली बात हो जाएगी, चिंताजनक बात हो जाएगी। ऐसे में फिलहाल कितने कैदियों को आगरा में रिहा किया गया है? आपको बता दूं अंजलि, पहले आदेश के बाद लगभग 450 तक कैदी आगरा पैरोल में रिहा की गए। अभी और लिस्ट बन रही है, जो अभी अगर हल्के संक्रमित या हल्के से कोई बीमारी वाले कोई कैदी है उनको तत्काल उपचार दिलाया जा रहा है, उनकी पहले मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाती है। तो उस तरीके से आपको बता दूं सबसे बड़ी परेशानी जो है वो जेलों में ये है कि जेलों में क्षमता से काफी अधिक कैदी मान है। ऐसे में कहीं ना कहीं कैदियों में संक्रमण पैदा खतरा ज्यादा है, जिसके चलते आदेश किया जाता है। उसके बाद से लगातार पिछले लॉकडाउन की बात रही है या फिर इस बार के दोबारा से कोरोना का संक्रमण दूसरी लहर जो कहर आ रही है, जिसकी चपेट में चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे सब लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कैदियों की सुरक्षा के लिए भी इसमें पालन किया जा रहा है। जिसमें लगभग 450 कैदी ऐसे हैं जिनको पैरोल पर रिहा किया गया है और अभी और लिस्ट बनाई जा रही है कि आखिरकार कितने यहाँ पे कैदी जिनको रिहा पैरोल पर रिहा करने के बाद और इस तरह से जो जेल में संख्या है उनको सुनिश्चित किया जाएगा और उसके बाद भी जो कैदी जाएंगे उनकी संख्या को सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्कुल। और मानवेंद्र, अस्पतालों की क्या फिलहाल मौजूदा तस्वीरें आपके सामने आ पा रही हैं, जहां हम देख पा रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी से लोग जान गंवा रहे थे, बेड्स की कमी थी तो मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा था और इसकी भी कमी से लोग जान गंवा रहे थे। अभी मौजूदा तस्वीरें क्या कहानी बयां कर रही हैं? आपको बता दूं अंजलि, जिस तरीके से पिछले दिनों आज से 15 दिन पहले की अगर बात की जाए तो जो हालात हाहाकार मचा हुआ था, चाहे ऑक्सीजन के लिए लोग अपनी जान गंवा रहे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति काफी कंट्रोल में कही जा सकती है। आपको बता दूं कि आगरा के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, आईएसएम मेडिकल कॉलेज हो, अब सब जगह बेड की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित हो गई है। कहीं ना कहीं बेड जरूर अवेलेबल हो रहा है। हालांकि जो एलटी और एलसी के पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन में वेंटिलेटर चाहिए, उनके लिए अभी थोड़े से बेड की जो उपलब्धता है कम है, लेकिन फिर जिसको संक्रमण की दर कम हुई है तो कहीं ना कहीं बेड की उपलब्धता बढ़ती जा रही है। आपको बताना चाहूंगा, आप सरकार को सबसे पहले जो काम करने की जरूरत है वो जो शासना देश जारी किया था हॉस्पिटल को लेकर पुलिस को लेकर उन पर काम करने की जरूरत ज्यादा है। क्योंकि आपको बता दूं कि जो शासना देश के हिसाब से 9,000, 15,000 और 18,000 के लिए निश्चित किए गए थे अलग अलग कैटेगरी में L1, L2, L3 के लिए, उसको लेकर अगर आगरा में हॉस्पिटल की बात किया तो इसका हॉस्पिटल को छोड़कर ज्यादातर हॉस्पिटल इसमें लूट कर रहे हैं। कई जगहों पर यह हालत है कि आईसीयू वाले 40,000 रुपए तक दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मरीज जहाँ पे कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे हैं, कहीं से कहीं डॉक्टरों की लूट से भी जूझना पड़ रहा है। संजय, अभी हाल ही में ये भी बात कही गई है यूपी सरकार की ओर से कि आईसीयू बेड्स इस बार बच्चों के लिए पहले से ही तैयार रखे जाएं, क्योंकि यह आशंका जताई जा रही है एक्सपर्ट्स की ओर से कि जो संभावित तीसरी कोविड वेव होगी वो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसके लिए कब से तैयारी शुरू होगी और क्या क्या प्रयास किए जाएंगे तीसरी वेव से बचने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया है कि पहले से ही इस बार तैयारी दुरुस्त रखें, क्योंकि इस बार तीसरी वेव बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीसरी लहर में आने के लिए जो बच्चों के खतरा का छाया मंडरा रहा है कि बच्चों के ऊपर ज्यादातर असर पैदा होगा, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी निर्देश है कि जो आईसीयू है उसको भी लगातार मेंटेन किया जाए और उसको पहले से ही हम तैयार रहें ताकि ये हालात जो तीसरी लहर है वो बहुत ही घातक हो सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयार है, उस पर काम कर रहा है और जल्द ही इसकी व्यवस्थाएं ठीक कर ली जाएगी, क्योंकि तीसरी लहर जो आनी है इस पर जल्द प्रोग्रेस किया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, हाई कोर्ट भी इस तरीके से सुझाव दिए जा रहे हैं। तो क्योंकि सरकार भी लगातार रोज रोज नई गाइडलाइन भी जारी कर रही है कि संक्रमण पर रोक पाया जाए, तो ऐसे में जो तीसरी लहर है बच्चों के ऊपर जिस तरीके से घातक हो गई, तो ऐसे में ये बात सबसे बड़ी सामने आ रही है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार मुस्तैद है, जिला प्रशासन भी मुस्तैद है, इस पर तैयारियां वो जल्द ही शुरू कर देगा, क्योंकि अब वो समय नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत जल्द ही तीसरी लहर आने वाली है। क्योंकि प्रयागराज में हालात काबू में हो गए हैं, तो ऐसी ये शंकाएं हैं कि जब
जो हमारी जनता है जो लॉकडाउन का पालन करे, जो उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसके साथ भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है, सख्ती बरत रही पुलिस प्रशासन। लेकिन जो लापरवाही है, ये लापरवाही न बरते, क्योंकि हालात बहुत ही काबू में पाए जा सके हैं। तो इसको हम निपटने के लिए हम तैयार रहे, क्योंकि ऐसे अगर हम यही जागरूकता दिखाएंगे तो ये हालात सही रहेंगे। ये देखिए खबर का असर हुआ, ये भोजपुर पुलिस प्रशासन लगातार भोजपुर एसओ अपनी जीप के साथ अनाउंसमेंट करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं दिख रही थी अंजलि जी। और यहाँ पर खबर चलने के बाद भोजपुर पुलिस के जो एसओ है दिनेश कुमार के, वो लगातार अनाउंसमेंट करते हुए यही जा रहे हैं कि अनावश्यक रूप में घर से बाहर न निकले हो, और लगातार उनके साथ रोक करके पूछताछ भी की जाएगी। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है, पुलिस प्रशासन कहने के बाद जब खबर चलती है तब उसका असर देखने को मिलता है अंजलि जी। बिल्कुल संजय, जैसा कि आज एसआरएन अस्पताल को भी एक बड़ी सौगात मिली है, वेंटिलेटर्स 65 वेंटिलेटर्स दिए गए हैं। तो कब से मरीज इन 65 वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी कि उनको ये सुविधाएं मिल सकेंगी और दर दर नहीं भटकना पड़ेगा? जी बिल्कुल अंजलि जी, जिस तरीके से आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा 65 वेंटिलेटर प्रदान किया जा रहा है स्वरूप रानी अस्पताल में, तो आज उद्घाटन करने के बाद जैसे ही मरीजों की आवश्यकता पड़ेगी दूसरे दिन से, तो वेंटिलेटर का उपयोग वो कर सकेंगे, क्योंकि वहां पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से तैयार की जा चुकी, केवल उद्घाटन करना बाकी है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग तैयार है पूरी तरीके से। आज उद्घाटन करने के बाद जो भी मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, क्योंकि इससे पहले भी पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर थे, लेकिन संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा था कि वहां पर कमियां पाई गई, जो ऑक्सीजन कमी थी, वेंटिलेटर कमी थी, बेडों कमी थी, तो ऐसे में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था। अब तो स्थिति काबू में है, क्योंकि जब वेंटिलेटर की अब जरूरत पड़ेगी तो पर्याप्त मात्रा में भी सौगात मिल रही है प्रयागराज स्वरूप रानी को, तो ऐसे में सभी मरीजों को वो सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी अंजलि जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय मानवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखा जा रहा है कि ये प्रयास बड़े स्तर पर जारी है, और एक बार फिर से हम आपसे वही अपील करेंगे कि सावधानी बरतिए और अपना सहयोग दीजिए, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन बिल्कुल भी मत करिए। इसी के चलते हम एक बार फिर से कामयाब हो सकेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।